Namaskar and welcome back to the channel. So we're back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we begin with a chapter called Neurological Disorders in Liver Disease, which was authored by Mr. Michael Kremer. And yesterday we had finished the introduction and got to know a term called portal systemic encephalopathy, which was introduced by Sherlock and others. So we will be in today's video we will be covering the clinical features given in this chapter for this term, as well as the diseases in general which have neuropsychiatric disorder along with the liver disease. So let's begin. तो जब ऑथर इस चैप्टर में क्लिनिकल फीचर्स का इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इन डिजीज़ के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं उनके क्लिनिकल फीचर्स में फ्रॉम आर टू आर, मतलब घंटे से घंटे चेंज हो सकते हैं. जनरल टर्म में सिंड्रोम जो है कंसिस्ट करता है एक डिसऑर्डर को जिसमें कॉन्शियसनेस हो सकती है एज शोन बाय लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलाई का कोई अवेयरनेस नहीं है, एंड फेलियर टू रिस्पॉन्ड, मतलब जो दिखाया जा रहा है उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहा है. साथ साथ एक जनरलाइज डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट भी हो सकता है ऐसे डिजीजेस में. तो ऑनसेट यूजुअली इंसीडियस होता है, इतना माइल्ड होता है कि इनिशियली तो ये एस्केप भी कर जाए ना, पेशेंट को समझ आए कि क्या हो रहा है ना, ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं उनके साथ जो रह रहे हैं उनके रिलेटिव्स को भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, और एमलेस वॉन्डरिंग हो जाती है राउंड हाउस और वार्ड. कभी कभी डॉक्टर्स को भी इनिशियली समझ नहीं आता कि इतने वेग सिम्टम्स किस लिए आ रहे हैं. ये उस समय की बात कर रही हूँ, और आज भी बहुत डिजीज़ में ऐसा होता है. और पेशेंट में ये देखा जाता था कि ड्राउजीनेस इंक्रीज़ हो रही है, माइनर कन्फ्यूजन डेवलप हो रहा है, या फिर इरेशनल बिहेवियर हो रहा है. बच्चों में एक्साइटमेंट कॉमन था और इतना इंटेंस था कि ऐसा लगता था वो पागल हो रहा है, एज टू वर्ज ऑन मेनिया, अकम्पनीड बाय विजुअल हेलुसिनेशंस. कुछ विजुअली अज्यूम करता रहता था, हेलुसिनेट करता रहता था. ड्राउजीनेस जब प्रेजेंट होती है इट में प्रोसीड टू हाइपरसोमनिया, यानी एक्सेसिव स्लीप पेशेंट में डेवलप हो सकती है विद ओकेजनल इन्वर्जन ऑफ स्लीप रिदम. इस स्टेज में फिक्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन देखने को मिलती है, एक ऐसा स्टेयर, एपैथी, ब्रेविटी यानी ब्रेविटी ऑफ रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं, यानी शॉर्ट और क्विक रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे, कोई लॉन्ग लास्टिंग चीज़ देखने को नहीं मिलती है पेशेंट में. पर्सनालिटी चेंजेस होने लग जाते हैं जिसमें चाइल्डिशनेस, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ नॉर्मल कंसर्न देखने को मिलता है. साथ साथ इंटेलेक्चुअल डेफिसिट प्रेजेंट हो सकता है, और इतना स्लाइट हो सकता है कि वो स्पेशल टेस्टिंग से ही पता चलता है. और डिजिट रिटेंशन एंड सीरियल सब्ट्रैक्शन में जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड इंटेलिजेंस का तब पता चलेगा जब आप ये टेस्ट करोगे. उनमें भी जो है पेशेंट को तकलीफ आने लगेगी. पेशेंट जो है अपरेंटली क्लियर कॉन्शियसनेस दिखेगी उसमें. विजुअल स्पेशियल एग्नोजिया यानी इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअल एंड स्पेशियल परसेप्शन विद रिस्पेक्ट इन डिफिकल्टीज विद विजुअल रिकग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरमेंटल लैंडमार्क्स. मतलब पेशेंट जो है विजुअली रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ 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 कैसे है, ये पता नहीं चलेगा उसको, मे बी भूलने लगेगा चीज़ें. कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया देखने को मिलेगा, यानी इनेबिलिटी टू मेक एंड डिलीवर करेक्ट मूवमेंट, ना वो मूवमेंट मेक कर पाएगा ना डिलीवर कर पाएगा. और ये डेमोन्स्ट्रेट होता है बाय फेलियर विद कोर्स ब्लॉक पैटर्न्स और मैथस्टिक डिज़ाइन. ये टेस्ट करते थे कोर्स ब्लॉक पैटर्न पे और मैथस्टिक डिज़ाइंस में, जहाँ पे वो ना ही करेक्ट मूवमेंट मेक कर पाते थे ना डिलीवर कर पाते थे. माइल्ड कन्फ्यूजन हो सकता है कभी आए, कभी सिवियर हो जाए, ऐसा देखा जाता था. कन्फ्यूजनल स्टेट्स विद बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस देखी जा सकती थी, सच एज मिक्ट्यूरेशन एंड डिफिकेशन इन रूम्स और कॉरिडोर्स. पेशेंट को होश नहीं रहता, इन द सेंस उसको समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है. पूरे रूम्स और कॉरिडोर में इतनी कन्फ्यूजन स्टेट हो जाती है कि वो ये भी नहीं देखता कि ये यूरिन करने का स्थान है या
डिफिकेशन स्टूल पास करने का स्थान है या नहीं। सिम्टम्स अरेस्ट हो सकते हैं एनी पॉइंट पे, स्टेशनरी रह सकते हैं, एक डेवलप होके वहीं पे रुक गए लेकिन वो रहे फॉर अ शॉर्ट वाइल, या फिर कम्प्लीटली रिग्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन यदि वो कंटिन्यू, रिग्रेस यानी वापस भी आ सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन यदि वो कंटिन्यू करेंगे कोमा तक, देन द पेशेंट अपीयर्स टू बी इन अ नेचुरल स्लीप अंटिल द टर्मिनल स्टेज। जब इलाज नहीं होता था या इलाज होने पर भी कई बार सिम्टम्स के कंटिन्यू होने पर कोमा इतना सिवियर होता था कि अल्टीमेटली डेथ हो जाती थी। इट इज़ रेयर फॉर द कोमा और स्टूपर टू लास्ट मोर देन 2 वीक्स, यानी 2 वीक्स के अंदर अंदर डेथ होना संभव था। स्टूपर का मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग नियरली अनकॉन्शियस। मोटर डिसऑर्डर यूजुअली डेवलप होने लगते थे पैरेलल विद द चेंजेस इन कॉन्शियसनेस एंड इज प्रेजेंट इन द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स। फ्लैपिंग ट्रेमर पेशेंट में देखा जा सकता था, इनवॉलंटरी मूवमेंट देखे जा सकते थे। फ्लैपिंग ट्रेमर को आजकल एस्टेरिक्सिस भी कह सकते हैं, जिसमें लॉस ऑफ मसल कंट्रोल हो जाता है फॉलोड बाय इरेगुलर जर्किंग मूवमेंट्स। कब देखा जाता है? ज़्यादातर जब आर्म्स जो है आउटस्ट्रेच्ड होते हैं विद फिंगर स्प्रेड, इस पोजीशन में देखा जा सकता है। जब यहाँ स्ट्राइक करेंगे तो ये फ्लैप होने लगेगा, साथ साथ फिंगर्स भी फ्लैप होने लगेंगी। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, पोस्चर जो मेंटेन होता है देयर अपीयर्स एट इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड टू 6 seconds. A series of movements consisting of lateral deviations of fingers, flexion extension of the fingers at the metacarpophalangeal joints and flexion extension at the wrist. मतलब सारे जो हैंड में ऑलमोस्ट जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, जहाँ मूवमेंट हो सकता है वहाँ पे होता है उन ट्रॉमर्स में। मूवमेंट जो है एक तो रिदमिक नहीं होते एंड एक फेस जो है दूसरे फेस से हमेशा तेज होता है, वन फेस इज ऑलवेज फास्टर देन द अदर। दे टेंड टू अकर इन बर्स्ट, बहुत ज़्यादा एक साथ होने लग जाएंगे, बट देयर आर ऑलवेज क्वेसेंट पीरियड्स, ऐसे पीरियड ज़रूर आएंगे जहाँ थोड़ी सी इनएक्टिविटी रहेगी, ऐसे पीरियड ज़रूर आएंगे। फाइन ट्रेमर ऑफ फिंगर्स भी साथ में होते हैं जो अबाउट 8 to 10 per second की स्पीड पे होते हैं। मूवमेंट्स यूजुअली बाइलेटरल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सिमेट्रिकल हो या सिंक्रोनस हो, मतलब एक ही जैसे दोनों हाथ पे हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन दोनों हाथों पे ज़रूर होंगे ऑन द 2 sides। लेग्स में जब ये देखने को मिलते हैं तो वो कैसे होते हैं? जब लेग को आप एलिवेट करेंगे और सडन फ्लेक्शन होगा ऑफ एंकल, नी और हिप फॉलोड बाय स्लोअर एक्सटेंशन। इस तरीके से ये जो है लेग्स में फ्लैपिंग ट्रेमर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। समटाइम्स मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन दी हेड एंड नेक, हेड या नेक में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग क्लोजर ऑफ द आईज और रिट्रैक्शन और परसुइंग ऑफ द लिप्स आर नीडेड टू ब्रिंग देम डाउन। या तो आँखों को तेज़ी से क्लोज कर लो या लिप्स को रिट्रैक्ट कर लो काफ़ी स्ट्रॉन्गली या परसू कर लो, तो वो बंद हो सकते हैं हेड वाले। प्रोट्रूडेड टंग में भी सिमिलर मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सारे के सारे ये मूवमेंट्स एब्सेंट होते हैं रेस्ट पे, डिमिनिश होते हैं वॉलंटरी मूवमेंट से, एंड मोस्ट ऑब्वियस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ अ सस्टेन्ड पोस्चर। अगर एक पोस्चर मेंटेन रहेगा तो उसमें ये बढ़ते ही जाएंगे ट्रेमर्स। कुछ डिग्री ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल नेसेसरी होता है फॉर देयर प्रेजेंस एंड दे डिसअपियर विद डीपनिंग कोमा। वॉलंटरी कंट्रोल भी इनमें चलता है थोड़ा सा, और जितना कोमा डीप होता जाएगा ये डिसअपियर होते जाएंगे। मूवमेंट्स जो है हो सकते हैं रेयरली इन कंडीशन सच एज यूरीमिया, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड कार्डियक फेलियर। इन कंडीशंस में भी रेयरली ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब स्पीच पे क्या फ़र्क पड़ता है इस डिसऑर्डर में? स्पीच जो है स्लो और स्लर्ड हो जाती है, मोनोटोनस टोन हो जाती है टू द वॉइस अकम्पनीड बाय अ डिमिनिश्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम कम हो जाएगी। डिस्फेजिया डेवलप हो जाएगा, डीपनिंग स्टूपर के साथ साथ डिस्फेजिया बढ़ता जाएगा और यूजुअली एसोसिएटेड होता है परसिवरेशन के साथ। कोमा के डीपन होने से पहले, कोमा के बढ़ने से पहले कंसिडरेबल रिजिडिटी देखी जा सकती है लिम्स में, बोथ इन एंटी ग्रेविटी मसल्स एंड देयर एंटागोनिस्ट। मतलब जो भी लिम्स में मसल्स हैं सारी टाइप की मसल्स में रिजिडिटी देखने को मिलेगी। डीप रिफ्लेक्सेस यूजुअली ब्रिस्क हो जाते हैं, एंकल क्लोनस प्रेजेंट हो सकता है,
लेकिन प्लांटर रिस्पॉन्सेज आर फ्लेक्सर अंटिल द स्टेज ऑफ डीप कोमा। प्लांटर रिस्पॉन्सेज जब तक डीप कोमा नहीं होगा तब तक फ्लेक्सर ही रहेंगे, अनलेस, इसमें एक एक्सेप्शन है, अनलेस कन्वर्जन अकर व्हेन दे मे बिकम एक्सटेंसिव फॉर सम आवर्स। कन्वर्जन के दौरान कुछ घंटों के लिए प्लांटर रिफ्लेक्सेस जो है एक्सटेंसर हो सकते हैं। कन्वर्जन जो है जनरलाइज हो सकते हैं या फोकल हो सकते हैं, और जब फोकल होंगे तो अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द पेशेंट्स में इन द लेट स्टेजेस में आकर होंगे एंड आर ऑफ सीरियस इम्पोर्टेंस इसकी सीरियस हो जाती है। So this was given in the clinical features of this disorder, which was named as portal systemic encephalopathy, जो अल्टीमेटली इफ अनट्रीटेड छोड़ी जाए तो कोमा में प्रोसीड करती है। ऑथर के अकॉर्डिंग यही दिए गए थे, और ये इन्फॉर्मेशन 50s 40s के एरा तक लिमिटेड है। अभी हो सकता है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हों, एंड ट्रीटमेंट के तरीके भी बदलते हैं वो टाइम जैसे रिसर्च प्रोग्रेस करती है। सो नेक्स्ट हम इस चैप्टर में जो डिस्क्राइब किया है फीटर हिपैटिकस, वो उसके बारे में समझेंगे। And that's it for this video. Thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.